वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के लिए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सैटेलाइट। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बच्चों, होता ऐसा है जब कोई एक ऐसी बॉडी जिसका साइज बहुत छोटा होता है और वो अपने कंपैरिजन में एक ऐसी बॉडी जिसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, उस बॉडी के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगती है, तो वो छोटी बॉडी बड़ी बॉडी की सैटेलाइट कहलाती है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है। जब एक ऐसी बॉडी जिसका साइज बहुत छोटा होता है और वो एक ऐसी बॉडी जिसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उस बॉडी के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे, तो वो छोटी बॉडी बड़ी बॉडी की सैटेलाइट बन जाती है। जैसे आप सभी जानते हो, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, तो जो अर्थ है वो सन की सैटेलाइट कहलाती है। अब फिर आपको यह भी पता होगा कि अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है? मून। तो जो मून है वो अर्थ की सैटेलाइट होती है। और मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, वो सन की सैटेलाइट कहलाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स की। बड़े ध्यान से आपको सुनना है बेटा। देखिए, इधर होता ऐसा है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी दो ऐसी बॉडीज को जिनका अपना मास होता है m1 m2, इन दोनों बॉडीज के सेंटर को एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखते हैं, तो ये दोनों बॉडीज अपने अपने मासेस की वजह से एक दूसरे को करती हैं अट्रैक्ट, और जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट करती हैं उसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 और डिवाइड बाई होता है r स्क्वायर। फिर आप सभी ने एक छोटी सी बात ये भी पढ़ी होगी कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। स्मॉल g और कैपिटल G में एक रिलेशन होता है और वो होता है स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G me और डिवाइड बाई होता है re स्क्वायर। यहां पर आया हुआ स्मॉल g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों, अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट की। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। तो होता ऐसा है बच्चों, किसी भी सैटेलाइट को उसकी सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी हमें रिक्वायर होती है ना, उस मिनिमम वेलोसिटी को बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। बड़े ध्यान से आपको देखना है। मान लीजिए ये है हमारे पास में अर्थ। क्या है बच्चों? ये अर्थ। और इस अर्थ का जो अपना ये रेडियस है, अर्थ का जो रेडियस है वो मैंने मान लिया वो है RE। कितना है बच्चों ये रेडियस? RE। और अर्थ का जो अपना ये मास है वो मैंने मान लिया कैपिटल ME है। अब मैंने ये माना कि हमारे पास में ये है एक सैटेलाइट, ये है एक सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट का जो अपना मास है वो है स्मॉल m। कितना है बच्चों? स्मॉल m। अब इस सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराने के लिए जो हमें मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर होती है ना, उस मिनिमम वेलोसिटी को बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इस सैटेलाइट की जो अपनी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसे हम v0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v0 से। अब साथ के साथ मैंने ये भी माना कि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस से h हाइट एबव रिवॉल्व कर रही है। कितनी हाइट एबव रिवॉल्व कर रही है बच्चों? h हाइट। तो अब अगर मैं यहां से ये अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट के सेंटर तक का ये वाला डिस्टेंस लिखना चाहूं, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा RE प्लस कितना बच्चों? h। अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, होगा यहां पर ऐसा। आपको ये पता है बेटा, यहां पर ये है अर्थ, पहली बॉडी। दूसरी बॉडी हो गई है सैटेलाइट। अर्थ का भी अपना मास है और सैटेलाइट का भी अपना मास है। तो सबसे पहले ये जो अर्थ है, इस सैटेलाइट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो मैं पहले लिखना चाहता हूं कि अर्थ ने सैटेलाइट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट किया होगा। तो मैंने इस बात को लिखा बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो यहां पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैंने F से रिप्रेजेंट किया, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले आएगा कैपिटल G, फिर होता है पहली बॉडी का मास, और यहां पर पहली बॉडी का मास है ME।
तो हो जाएगा g इंटू एम ई। फिर होता है दूसरी बॉडी का मास, और यहां पर दूसरी बॉडी का मास है स्मॉल m, तो हो जाएगा स्मॉल m डिवाइड में आता है डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर ई प्लस कितना बच्चों h, तो मैं लिखूंगा इसे यहां पर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर एक्ट करेगा। फिर आपको यह भी पता है, आपने एक छोटी सी बात और भी पढ़ी है कि जब कोई एक m मास की बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उस बॉडी के ऊपर सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप यहां पर ऐसे समझेंगे, मान लीजिए ये सैटेलाइट यहां पर है, तो जब ये इस लगातार सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी तो इसके मास और वेलोसिटी की वजह से बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा उसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है mv²/r। तो मैं इस बात को लिखता हूं बच्चों कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के ऊपर लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है बच्चों कितना, वो मैंने एफ से ही रिप्रेजेंट किया और उसकी वैल्यू होती है mv²/r। तो सैटेलाइट का मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है उसकी v0, तो v0 का स्क्वायर होगा और डिवाइड में आएगा r। तो बेटा इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है ये कितना है आर ई प्लस एच, तो मैंने इसे लिख दिया, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच। अब आप सभी को एक छोटी सी बात ये भी पता है कि कोई भी बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में तब रिवॉल्व कर सकती है जब उसके ऊपर लगने वाले अपोजिट के दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस। तो यहां पर ये तो हो गया बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, और इस साइड में ये अर्थ इसे अपनी तरफ कर रही है अट्रैक्ट, कौन से फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आप सभी जानते हो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सैटेलाइट इस सर्कुलर ऑर्बिट में तब रिवॉल्व कर सकती है जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगी, बैलेंस। तो मैंने यहां पर लिखा बेटा कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, वो है कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम और डिवाइड बाई है आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में लिखेंगे इसकी वैल्यू, वो ये रही, वो हो जाएगी स्मॉल एम v0 स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा आर ई प्लस एच। अब आप सभी को एक छोटी सी बात ये भी पता है कि यहां पर ये m को कैंसिल करेगा और यहां पर इस चीज से इसकी ये पावर कैंसिल होगी, तो यहां से जो ये v0 स्क्वायर है, ये जो v0 स्क्वायर है इसकी वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों कितनी, वो हो जाएगी कैपिटल जी एम ई अपॉन में हो जाएगा आर ई प्लस कितना एच, आर ई प्लस एच। लेकिन अब अगर मुझे केवल यहां पर ये v0 लिखना होता, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी होती, तो इसके ऊपर आ जाएगा रूट, क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना सैटेलाइट की वो होती है इतनी। लेकिन आप चाहो तो इसे आगे भी प्रोसीड कर सकते हो, तो क्योंकि आपने एक छोटा सा फॉर्मूला ये भी पढ़ा है कि जो स्मॉल जी होता है वो कैपिटल जी एम ई और डिवाइड बाई होता है आर ई का होल स्क्वायर। अब अगर मैं चाहूं तो यहां से ऊपर आया हुआ है कैपिटल जी एम ई, तो मैं इस कैपिटल जी एम ई को बेटा लिख सकता हूं कितना, यहां से कैपिटल जी एम ई जो होगा वो होगा स्मॉल जी इंटू कितना आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर। आप मेरे कहने से इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। जब इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करोगे तो जो v0 आएगा निकलकर, v0 आएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी एम ई, लेकिन जी एम ई की जगह लिखेंगे स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर और डिवाइड में आएगा अब ये आर ई प्लस कितना एच, आर ई प्लस एच। तो ये होगी बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए सेकंड फॉर्म। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन क्या है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब इसमें एक कंडीशन ये होती है कि अभी जो ये सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस से h हाइट एबव रिवॉल्व कर रही है, लेकिन यदि हम इसमें यह कह दें कि जो ये सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस के नियर मूव कर रही है, तो होगा ऐसा, जब ये बेटा सैटेलाइट इस अर्थ की सरफेस के नजदीक होगी तो क्योंकि हम जानते हैं अर्थ का जो रेडियस है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसके कंपैरिजन में यदि h
नजदीक में आ जाए तो h की वैल्यू हो जाएगी बहुत ही स्मॉल, बहुत ही कैसी होगी, स्मॉल। तो उस कंडीशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, अब हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो मैंने बेटा यहां पर कंडीशन लगाई कि इफ द सैटेलाइट रिवॉल्व्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यदि ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के नियर रिवॉल्व करेगी तो कंडीशन क्या होगी, जब ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के नियर रिवॉल्व करेगी तो उस टाइम पर ये जो आर ई है रेडियस, ये तो बेटा बहुत ज्यादा बड़ा होगा और एच की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम। जब एच की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी और आर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बड़ी। तो यदि हम उस कंडीशन में आर ई में बोले तो अर्थ के रेडियस में एच को ऐड भी करें तो हमारा जो आंसर होगा उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से इस आर ई प्लस एच को हम नियर इक्वल मान लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितना, आर ई। कितना मान लेते हैं बच्चों, आर ई। अब इस चीज को उठा करके वापस यहां पर पुट कीजिए, तो जब इसे वापस आप यहां पर पुट करोगे तो जो वी नॉट आएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल जी आर ई स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना, ये आर ई प्लस एच को हम सिर्फ लिखेंगे कितना, आर ई। कितना लिखेंगे, आर ई। अब इस आर ई से इसकी ये पावर कैंसिल, तो जो वी नॉट निकल कर आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट जी आर ई। अंडर रूट में कितना होगा, जी आर ई। लेकिन हमें यह भी पता है कि ये जो स्मॉल जी होता है उसकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ये होता है आर ई रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर के यदि मैं मीटर बनाना चाहूं तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁵ मीटर, 64 इंटू 10⁵ मीटर होगा। अब यदि मैं इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में यहां पर पुट करूं तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा ना वी नॉट, वो हो जाएगा अंडर रूट में कितना, ये होगा पहले 9.8 और इंटू में होगा कितना 6400, या लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁵ कितना 5। और बच्चों जब हम इसे यहां से सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो आता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। फाइनली जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो आता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। और इस चीज को भी हम नियर इक्वल में लिख देते हैं, कितना, ये हो जाता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ना नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो बच्चों इतनी होती है। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा मकसद ये है कि जब एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है तो उसे अपना एक टर्न कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां पर फॉर्मूला ड्राइव करना है। बच्चों देखेंगे बड़े ध्यान से, देखिए इधर मैंने मान लिया कि यह है मेरे पास में अर्थ, मैंने माना कि यह है हमारे पास में अर्थ, और इस अर्थ का जो अपना मास होता है उसे हम एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह है मेरे पास में एक सैटेलाइट, यह है बच्चों एक सैटेलाइट, और ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ की सरफेस से h हाइट एबव, कितनी हाइट पर, h हाइट पर रिवॉल्व कर रही है। साथ में आपको यह भी पता होता है कि अर्थ का जो रेडियस होता है उसे हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आर ई से। तो होगा ऐसा, ये जो सैटेलाइट है ना इसकी सर्कुलर ऑर्बिट जो होगी ये वाली, इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो अपना ये डिस्टेंस होगा, रेडियस होगी, वो हो जाएगी आर ई प्लस कितना, एच। अब आपको यह भी पता है कि जब एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है तो जितनी भी स्पीड से वो रिवॉल्व करती है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, और जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वी नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट से। तो बड़े ध्यान से अब आप देखेंगे, जब ये सैटेलाइट यहां से चलेगी और चलकर वापस यहीं पर आ जाएगी तो ये 1 टर्न कंप्लीट करेगी, और इसे एक टर्न कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उसी चीज को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आप सभी ने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा होगा कि जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले के बेसिस पर
जब ये सैटेलाइट यहां से चलकर वापस यहीं पर आ जाएगी तो ये सैटेलाइट जो डिस्टेंस कवर करेगी, ये डिस्टेंस यदि आपको लिखनी हो तो वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी। सरकमफेरेंस होती है 2 पाई r, लेकिन यहां पर इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो है आर ई प्लस कितना h, तो यहां हम इसे लिखेंगे 2 पाई इंटू में हो जाएगा आर ई प्लस कितना बच्चों h, डिवाइड बाई आएगा स्पीड। लेकिन आपको पता है ये जो सैटेलाइट है ये कितनी स्पीड से चलती है, v0 से, तो ये जो चीज है ये बन जाएगी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड कैपिटल T। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि जो v0 होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ऑर्बिटल स्पीड होती है, वो होती है अंडर रूट में जी एम ई अपॉन होता है आर ई प्लस एच। बड़े ध्यान से आपको देखना है बच्चों, ये होती है v0 की वैल्यू। अब मैं चाहूं तो इस v0 को यहां पर पुट कर सकता हूं, तो जब आप इस चीज को यहां पुट करोगे तो जो टाइम पीरियड निकल कर आएगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई कैपिटल आर ई प्लस एच, और डिवाइड में लिखेंगे ये चीज, ये हो जाएगी कैपिटल जी एम ई अपॉन में हो जाएगा आर ई प्लस कितना एच, और ये भी किसके अंदर होगा, रूट के अंदर, इस तरीके से। अब आप मेरे कहने से है ना इस इक्वेशन का दोनों तरफ से स्क्वायर ले लीजिए, तो मैंने लिखा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब इस इक्वेशन का आप दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे तो ये जो t है ये बन जाएगा t स्क्वायर, और जब इधर से इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2 का 4 और होगा पाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई, जब आप इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और जब रूट हट जाएगा तो बचेगा कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस कितना बच्चों एच। अब ये जो नीचे का आर ई प्लस एच है ये यहां से चला जाएगा ऊपर, तो इसकी पावर 2 से कन्वर्ट होकर 3 हो जाएगी, तो यहां से टी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू में हो जाएगा आर ई प्लस एच, उसका भी हो जाएगा क्यूब, और डिवाइड में आ जाएगा कैपिटल जी एम ई। तो टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो अब आप क्या करेंगे, इसका रूट ले लीजिए। अगर आपको अब केवल ये टी लिखना होता तो पूरे का रूट होगा, रूट में से जब 4 को बाहर लाओगे तो हो जाएगा 2, और ये बन जाएगा कितना बच्चों, पाई का स्क्वायर रूट लोगे तो बनेगा केवल पाई। अब बाकी जितनी भी चीज है इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल क्यूब, और डिवाइड में हो जाएगा कैपिटल जी इंटू एम ई। अब आपको एक छोटी सी बात ये भी पता है बच्चों, बड़े ध्यान से आपको सुनना है, टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्म में एक फॉर्मूला तो ये बन गया, लेकिन आपने एक बात और भी पढ़ी है। आपने पढ़ा है बेटा कि जो स्मॉल जी होता है ना, मैं इस बात को लिखे देता हूं यहां पर, कि जो स्मॉल जी होता है वो होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन होता है कितना आर ई स्क्वायर। अब यहां पर नीचे कैपिटल जी एम ई आया हुआ है, अब अगर मैं इसे यहां से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कैपिटल जी एम ई जो होगा यहां से वो होगा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर। अब आप इस चीज को ऊपर यहां पर पुट कर दीजिए, तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आगे प्रोसीड होगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में ये आर ई प्लस एच का होल क्यूब तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, और डिवाइड में कैपिटल जी एम ई की जगह हमें लिखना है स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर, ये होता है बेटा नॉर्मल कंडीशन में फॉर्मूला। लेकिन अब आपको यह भी पता है, जैसे हमने पहली कंडीशन में आपसे बताया था, सेम उसी तरीके से यदि अब मैं यहां पर यह कह दूं, यदि ये सैटेलाइट अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट पर ना होकर, यदि ये सैटेलाइट अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट पर ना होकर अर्थ के नजदीक में ही रिवॉल्व कर रही होती, तो क्या कंडीशन होती, टाइम पीरियड कितना होता। अब आगे बात करेंगे हम उस चीज के लिए, तो बड़े ध्यान से आपको बच्चों देखना है। अब मैंने आपसे एक छोटी सी बात यह कही कि इफ द सैटेलाइट रिवॉल्व्स नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, यदि ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के नजदीक में रिवॉल्व कर रही होती तो क्या कंडीशन होती। अब आपको पता है क्योंकि जो अर्थ का रेडियस है वो होता है 6400 किलोमीटर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अब यदि h की वैल्यू बहुत छोटी रहेगी, तो उस वैल्यू को यदि हम रेडियस में बोले तो r में ऐड करें तो आंसर पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं।
तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि जो आर ई प्लस एच होता है वो नियर इक्वल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ किसके, आर ई के। किसके इक्वल होगा बच्चों, आर ई के। तो आप इस कंडीशन को यहां पर अप्लाई कर दीजिए। जब वो कंडीशन यहां अप्लाई होगी, वो कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा कितना बच्चों, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई, टी इक्वल्स टू 2 पाई, और ये अंडर रूट में हो जाएगा कितना, ये जो आर ई प्लस एच का होल क्यूब है, आप यहां पर आर ई प्लस एच को सिर्फ क्या लिखने वाले हैं अब, आर ई। तो ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ आर ई का क्यूब, और डिवाइड में आएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, स्मॉल जी इंटू आर ई स्क्वायर। अब आपको पता है यहां पर इस आर ई स्क्वायर से इसकी ये पावर कैंसिल होगी। जब ये पावर यहां पर कैंसिल होगी तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बच करके आएगा फाइनली वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में आर ई डिवाइड बाई कितना, स्मॉल जी। तो ये होता है टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यदि अब आप और भी चाहो तो आप जानते हो कि जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो रेडियस होता है अर्थ का आर ई होता है, आपको ये भी पता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और यदि आप इसे मीटर की फॉर्म में लिखना चाहो तो हो जाएगा 6400 इंटू 10 टू द पावर कितना, 3 मीटर। अब आप इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को उठाओ और इस फॉर्मूले में पुट कर दो। जब ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट की जाती हैं तो अब ये बनेगा t इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू हम 3.14 लिखेंगे, और ये हो जाएगा अंडर रूट में आर ई की जगह कितना लिखेंगे, 6400 इंटू 10 टू द पावर कितना, 3, और डिवाइड में आएगा कितना बच्चों, स्मॉल जी, और स्मॉल जी दे कितना रखा है, 9.8। तो जब हम इसे फाइनली सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो टाइम पीरियड निकल करके आता है, टाइम पीरियड निकल करके आता है वो होता है 84.6 मिनट्स। तो ये होता है बच्चों टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। चलिए बच्चों, इस बार हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। आप सभी ने एक छोटी सी बात पढ़ी होगी कि जब कभी दो ऐसी बॉडीज जिनका अपना मास m1 m2 होता है, इन दोनों बॉडीज के सेंटर को हम एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखते हैं, तो इन दोनों बॉडीज के सिस्टम को बनाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ता है वो इस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है जिसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इक्वल्स टू माइनस का G m1 m2 और डिवाइड बाई होता है R, डिवाइड बाई होता है R। बड़े ध्यान से आपको सुनना है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट मतलब जब एक सैटेलाइट अपनी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस टाइम पर उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, उस टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पर एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो सुनेंगे बड़े ध्यान से, देखिए इधर मान लीजिए कि यह है हमारे पास में अर्थ, यह है हमारे पास में अर्थ, और अर्थ का जो अपना मास है वो है कैपिटल M-E, और अर्थ का जो अपना ये रेडियस होगा, ये रेडियस मैंने मान लिया बच्चों ये है R-E। कितना है ये, R-E। अब हमारे पास में ये है एक सैटेलाइट जिसका अपना मास है स्मॉल m, और ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से h हाइट एबव, कितनी हाइट पर, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर रिवॉल्व कर रही है। आप सभी ये भी जानते हो कि रिवॉल्व करने की जो इसकी वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है वो v0 होती है। कितनी होती है, v0। तो अब आपको बताना है कि जब ये सैटेलाइट यहां रिवॉल्व कर रही है तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों। होता ऐसा है, आपको पता है सैटेलाइट का अपना मास भी है, सैटेलाइट के पास में अपनी बेटा वेलोसिटी भी है, तो मास और वेलोसिटी की वजह से इसके पास में एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले मैंने लिखा इस बात को कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी जो होगी सैटेलाइट की वो कितनी होगी। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो उसके बेसिस पर यहां जो काइनेटिक एनर्जी वो मैंने k से रिप्रेजेंट करी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 mv स्क्वायर होता है, लेकिन वो v यहां पर किसके बराबर है, v0। तो ये हो जाएगा v0 का स्क्वायर। लेकिन आपको ये भी पता है, थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था
कि जो वी नॉट होता है वो होता है अंडर रूट में कैपिटल जी एम ई अपॉन में होता है आर ई प्लस कितना बच्चों एच। अब ये जो चीज है वी नॉट, आप इस वी नॉट की वैल्यू को उठा करके यहां पर पुट कर दीजिए। जब इस चीज को आप यहां पर पुट करोगे तो उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हो जाएगी हाफ इंटू एम, और इसका तो हो जाएगा रूट कैंसिल, तो हो जाएगा कैपिटल जी एम ई और डिवाइड में हो जाएगा आर ई प्लस कितना एच, आर ई प्लस एच। तो ये होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब आपको ये भी पता है एक बॉडी तो हो गई अर्थ, दूसरी बॉडी होगी सैटेलाइट, और इन दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का जो ये सेपरेशन है ये भी आपको पता है, वो हो जाएगा आर ई प्लस कितना एच। तो एक बॉडी ये रही, दूसरी ये रही, दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन भी आपको पता है। बच्चों बड़े ध्यान से सुनो मेरी एक एक बात को, इधर उधर देखना बंद करो, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इधर, तो ये जो कंडीशन है ये यहां पर सेटिस्फाई होती है। तो इस कंडीशन के बेसिस पर इस सैटेलाइट के पास में अपनी एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं अब लिखना चाहता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो होगा ऐसा बेटा, उस फॉर्मूले के बेसिस पर पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यू से रिप्रेजेंट किया, वो होती है माइनस का जी, माइनस का कैपिटल जी, फिर होता है m1 पहली बॉडी का मास, और यहां पर पहली बॉडी का मास है कैपिटल एम ई, कैपिटल एम ई, फिर होता है m2 दूसरी बॉडी का मास, और दूसरी बॉडी का मास यहां पर कितना है स्मॉल m, तो ये हो जाएगा यहां पर स्मॉल m, और डिवाइड में होता है दोनों बॉडीज के बीच का, सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो, और वो सेपरेशन यहां पर आर ई प्लस कितना है एच, आर ई प्लस एच। तो ये हो जाएगी सैटेलाइट की अपनी पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमें फाइंड करनी है टोटल एनर्जी। तो यदि अब आप इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी को फाइंड करना चाहते हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दो तो मिल जाएगी टोटल एनर्जी। तो मैंने इस बात को भी लिखा कि देयरफॉर जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी, वो टोटल एनर्जी यदि फाइंड करनी हो तो टोटल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला होता है के प्लस यू, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो इतनी आ चुकी है बच्चों, इतनी बोले तो कितनी, कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम, और डिवाइड में हो जाएगा 2 टाइम्स आर ई प्लस कितना एच, आर ई प्लस एच। बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, यहां है प्लस, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो माइनस है वो इस प्लस को कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, माइनस में, और वो है जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई प्लस कितना बच्चों एच। अब आप सभी को ये पता है इस एक्सप्रेशन में से जो चीज कॉमन है उसे कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम भी कॉमन हो गया, और डिवाइड में यहां से आ जाएगा कॉमन कितना बच्चों, वो होगा आर ई प्लस कितना एच। जब ये चीज कॉमन ले लोगे तो यहां पर बचेगा 1 बाई कितना 2, और माइनस में कितना 1, माइनस में कितना बचेगा 1। तो जब इसे फाइनली आप सॉल्व करेंगे, फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड में हो जाएगा आर ई प्लस कितना एच, और वो भी कितने टाइम्स 2 टाइम्स यहां पर, और ये वाला माइनस भी आ जाएगा यहां पर ऐसे सॉल्व करने पर। तो ये होगी इसकी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब आप जरा मेरे कहने से बच्चों काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को देखिए, जितनी सैटेलाइट की यहां पर थी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में, उतनी ही होती है सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, लेकिन नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव में। यह याद रखने वाली बात है, ध्यान से सुन लो बच्चों एक बार फिर से। यह है सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यह है पॉजिटिव में, और एग्जैक्टली उतनी ही निकल कर आई है सैटेलाइट की टोटल एनर्जी। लेकिन टोटल एनर्जी जितनी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव की थी उतनी किस में है, नेगेटिव में। बच्चों अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखिए इधर मान लीजिए ये है हमारे पास में अर्थ, ये है हमारे पास में अर्थ। आप सभी जानते हो कि अर्थ का जो मास है उसे हम कैपिटल एम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अर्थ का जो अपना रेडियस होता है उसे हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने ये माना कि ये है मेरे पास में एक सैटेलाइट,
और ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ की सरफेस से h हाइट एबव रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, और इसके रिवॉल्व करने की जो वेलोसिटी होती है वो होती है v0, और मैंने इस सैटेलाइट का मास मान लिया वो है स्मॉल m। तो बच्चों होता ऐसा है, किसी भी सैटेलाइट को उसकी सर्कुलर ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए, बोले तो बाहर निकालने के लिए, हमें जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होती है ना, मिनिमम से मिनिमम, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड को ही हम बोलते हैं सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी। एक बार फिर से बोलूंगा, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। किसी भी सैटेलाइट को उसकी सर्कुलर ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, उस रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी को ही बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कहा जाता है। अब आप सुनेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। आप सभी ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जब एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो उसकी जो अपनी टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस का g me स्मॉल m, और डिवाइड में होता है बच्चों कितना, वो होता है re प्लस कितना h, re प्लस h, और यहां पर आता है ये 2। तो जब एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो रिवॉल्व करते समय उसके पास में टोटल इतनी एनर्जी होती है। अब क्योंकि ये सैटेलाइट हमें इस सर्कुलर ऑर्बिट से बाहर निकालनी है, तो जितनी एनर्जी से ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, यदि हम उतनी ही एनर्जी इसके अपोजिट में सैटेलाइट पर अप्लाई कर दें तो बच्चों सैटेलाइट की टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और जैसे ही सैटेलाइट की एनर्जी जीरो होगी तो ये अपनी सर्कुलर ऑर्बिट से रिमूव हो जाएगी। तो जरूरी ये होगा कि जितनी एनर्जी इसके पास में है, अपोजिटली उतनी ही एनर्जी हम इसे प्रोवाइड कर दें, जिससे इसकी टोटल एनर्जी जीरो होगी और ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट से कहां निकल जाएगी, बाहर। तो अब आप देखिए, रिवॉल्व करते समय इसके पास में इतनी एनर्जी है नेगेटिव की, तो यदि मैं इस सैटेलाइट को इतनी ही एनर्जी अपोजिट में, बोले तो इसके पास में है नेगेटिव में, और हम इतनी एनर्जी किस में प्रोवाइड कर दें, पॉजिटिव की, बोले तो कैपिटल G me स्मॉल m अपॉन में 2 टाइम्स re प्लस कितना h। यदि मैं इस सैटेलाइट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो ये सैटेलाइट तुरंत इस सर्कुलर ऑर्बिट से रिमूव हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी है पॉजिटिव वाली, इस एनर्जी को ही बोलेंगे सैटेलाइट के लिए बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये होता है बेटा बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, बाइंडिंग एनर्जी। अब बच्चों बड़े ध्यान से आप सुनेंगे, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आप सभी को कराए हैं ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।